हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू, कैसे हैं आप। मैं हूं आपका अपना मुकेश सर। और डियर स्टूडेंट, आज हम पढ़ने जा रहे हैं एलसीआर परिपथम वेरी आईएमपी, ठीक है। और उसके साथ साथ जितने भी हमारे ओमीय प्रतिरोध हो, चाहे प्रेरकी प्रतिरोध, प्रतिघात, प्रतिबाधा, सबको कवर करेंगे। ढेर सारा डेरिवेशन, ठीक है। लेकिन मेरा एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, यदि आप इसके पहले वाला छोटा सा जो क्लास लिया था मैं, जहां फेजर आरेख, कला और को बताया हूं, है ना, प्रतिघात, प्रतिरोध, प्रतिबाधा को, तो यदि आप नहीं देखे होंगे तो प्लीज जा करके एक बार देख लो यार। बेसिक क्लियर वहां है, बेसिक टॉपिक, ठीक है। फिर आपको ये एकदम आसानी से समझ में आ जाएगा। चलिए देखते हैं फिर, ठीक है। ओमीय प्रतिरोध, एक्चुअल में हमें प्रतिरोध, ओमीय प्रतिरोध के लिए क्या करना है। ओमीय प्रतिरोध है, मैं ओमीय प्रतिरोध लिख दिया डायरेक्ट, आपको हो सकता है नए स्टूडेंट होंगे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा, तो मैं फिर से बता देता हूं थोड़ा सा। डियर, प्रतिरोध किसे कहते हैं सबको पता है, रेजिस्टेंस। किसी चालक के द्वारा धारा के मार्ग में डाले गए अवरोध को हम लोग क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। प्रतिघात किसे कहते हैं, आप सबको पता है कि हमारा जो कुंडली होता है वह भी एक किसकी भांति कार्य करता है, कुंडली भी एक अवरोधक की भांति कार्य करता है धारा के मार्ग में, ठीक है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं प्रेरकी प्रतिरोध। और जो संधारित्र है वह भी एक किसकी भांति कार्य करता है, प्रतिरोध की भांति। इसको बोलते हैं हम लोग प्रेरकी, संधारित्र प्रतिरोध, इसको बोला जाता है प्रेरकी प्रतिरोध, ठीक है। और इसको बोलते हैं हम लोग प्रतिघात। इस दोनों को नहीं बोलते हैं, सिंगल सिंगल फॉर्म में बोलते हैं प्रतिघात। और जब ये दोनों एक साथ जब मिल जाते हैं, दो मिल जाते हैं, दो से अधिक हो जाते हैं, तब हम इनको क्या कहते हैं, तब हम इनको बोलते हैं डियर हमारा प्रतिबाधा। क्या बोलते हैं, प्रतिबाधा बोलते हैं। समझ में आ रहा है। तो अब हमको क्या करना है, एक बार ओमीय प्रतिरोध को लेना है। ओमीय प्रतिरोध के लिए हमको क्या याद करना रहता है, ये नहीं आते हैं ओमीय प्रतिरोध, प्रेरकत्व के लिए निकालिए या कुंडली लिख के निकालिए, नहीं आता है। लेकिन आपको जानना बहुत जरूरी है ताकि आप एलसीआर को अच्छे से समझ सको, एलसी को आप अच्छे से समझ सको, एलसी को समझ सको, सीआर को समझ सको, एलसीआर को समझ सको। उसके लिए आपको बहुत जरूरी है कि आप पहले इन सबको समझो। समझ में आ रहा है, इसलिए मैं इन चीजों को पढ़ा रहा हूं आपको। तो सुनिए, सबसे पहले हम ओमीय प्रतिरोध के लिए निकालेंगे। सबके लिए जब निकालेंगे ना, तो क्या क्या निकालना रहता है हमको, प्रत्यावर्ती वोल्टता, प्रत्यावर्ती धारा, ठीक है, उसका फेजर आरेख, फेजर डायग्राम, कला डायग्राम। उसके साथ साथ में हमको निकालना रहता है आपका परिणामी प्रतिरोध, अगर उसमें 2-3 आ गया तो, जिसको हम प्रतिबाधा भी कहते हैं, तो उन सबको हमको निकालना रहता है। चलिए देखते हैं कैसे निकालते हैं। माना कि एक डायग्राम बना रहा हूं, देखिएगा ओमीय प्रतिरोध का, ठीक है। ओमीय प्रतिरोध का कुछ इस प्रकार, ठीक है। ये क्या है, प्रत्यावर्ती वोल्टेज का सोर्स है, ठीक है। प्रत्यावर्ती वोल्टेज का सोर्स है इस प्रकार। आप चाहे तो बीच में कुंजी भी लगा सकते हैं, ऐसा, ठीक है डियर। माना कि यहां से प्रारंभ कीजिएगा, माना कि प्रत्यावर्ती वोल्टेज, हम यहां प्रत्यावर्ती वोल्टेज लगाए हैं, सोर्स है ये, प्रत्यावर्ती वोल्टेज का सोर्स है। वोल्टेज V बराबर V0 साइन ओमेगा टी है, ठीक है। V0 साइन ओमेगा टी है। एवं परिपथ का जो प्रतिरोध है वो R है। तब प्रत्यावर्ती जो धारा होगी, प्रत्यावर्ती धारा जो होगी डियर, वो हो जाएगी I इज इक्वल टू V/R। होगी कि नहीं होगी, I इज इक्वल टू V/R। तो यहां पे वैल्यू रख देंगे तो V0/R साइन ओमेगा टी, ठीक है। तो ये हमारा कन्वर्ट हो जाएगा किस चीज में, सॉरी, यस, V0। तो ये हो जाएगा I बराबर हो जाएगा I0 साइन ओमेगा टी। ये हो जाएगा प्रत्यावर्ती धारा का व्यंजक। इतना चीज समझ में आ गया आपको। जहां I0 क्या है आपका, शिखर मान है, धारा का शिखर मान है, शिखर मान, ठीक है। और V0 वोल्टेज का शिखर मान है। इतना क्लियर है अच्छे से, बस इतना ही निकालना है। इसमें ये छोटा बहुत छोटा है, ये ज्यादा बड़ा नहीं है। अब हमको यहां साफ साफ दिख रहा है, आपको कंपेयर हमें से इन दोनों में करना रहता है। किन दोनों में, वोल्टेज और धारा में। इन दोनों में हमको साफ साफ दिख रहा है कि दोनों एक समान कला में है। ओमेगा टी, ओमेगा टी, ओमेगा टी की जगह में आप थीटा भी रख सकते हैं, तो दोनों जगह थीटा थीटा आएगा, मतलब इनके एक कला में कोई अंतर नहीं है, ठीक है। तो अब हम इसको क्या बनाएंगे, फेजर डायग्राम बनाएंगे। फेजर डायग्राम, कला डायग्राम बनाएंगे। इसको बनाना एकदम अनिवार्य है, इसके बिना नंबर नहीं मिलता है।
तो बनाएंगे कैसे, ये देखिए, V एंड आल्सो I, ठीक है, VI, इधर ओरिजिन, इधर है आपका टाइम, ठीक है डियर। और इन दोनों का कला क्या है, ओमेगा टी है, ओमेगा टी। तो दोनों समान कला में है, इसलिए दोनों का जो है एक ही फेजर आरेख बनेगा, एक ही बनेगा, क्योंकि इनके कलाओं में कोई अंतर है नहीं, ठीक है। अगर आप चाहें तो इसी को ऐसा भी बना सकते हैं, ये देखिए, V एंड I एक ही डायरेक्शन में, एक ही डायरेक्शन में। सपोज यही ये चीज रहता, मैं बताऊंगा अभी आगे चल के, लेकिन फिर भी थोड़ा देख लीजिए ताकि आपको इंटरेस्ट भी बना रहे। ओमेगा टी प्लस 90 होता, ये π/2 लिख देते हैं उसी को, ठीक है। और I बराबर क्या हो जाता, I नॉट साइन ओमेगा टी हो जाता। तो हमको सबको साफ साफ दिख रहा है कि वोल्टेज जो है धारा से 90 एंगल लीड कर रहा है, आगे चल रहा है। तो हम इसको कैसे बनाते पता है, I तो यहां रहता, लेकिन V हमारा कहां जाता, यहां आ जाता। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगर ओमेगा टी यहां रहता तो इससे 90 एंगल पे, 90 एंगल मींस दैट कि यहां हमारा क्या आ जाता, वोल्टेज आ जाता। उनको हम देखेंगे, लेकिन यहां का जो इस स्थिति के अनुसार जो भी हमने निकाला है वो आपको ऐसा बनाना है, और इसको भी मिटा करके ऐसे बनाना है, ठीक है जी। इसको फेजर डायग्राम बोलते हैं। इसको आप ऐसा भी बना सकते हैं, कलर डायग्राम, कैसे, इस प्रकार से। ये इस प्रकार बनाया जा सकता है, जहां ये आपको जो दिख रहा है वो है V AC, ठीक है, और एक को नाम दे दीजिएगा I AC। ओरिजिन हो जाएगा, VI हो जाएगा, एंड दिस इज अ टाइम हो जाएगा। समझ में आ रहा है? ये हो जाएगा 0, और ये हो जाएगा 2 पाई, और ये हो जाएगा आपका 3 पाई। इस प्रकार से आप इस चीज को बना सकते हैं, दोनों में कोई जो है कला में अंतर नहीं है। चलिए देखते हैं अब कुंडली के लिए। इससे पहले एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखते हैं डियर स्टूडेंट, और न्यूमेरिकल क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि आपको एक दे रखा है क्वेश्चन, लिख लीजिए आप लोग। प्रत्यावर्ती वोल्टेज जो वोल्टेज स्रोत V बराबर V नॉट नहीं है, 580 साइन 50 पाई टी के सिरों पर 40 ओम का प्रतिरोध जोड़ा गया है। मतलब इसको ऐसा बनाया जा सकता है, देखिए कैसे, 40 ओम ओमीय प्रतिरोध, और ये हमको दे रखा है V बराबर 580 साइन 50 पाई टी, ठीक है, इस प्रकार दे रखा है। तो आपको ज्ञात करने के लिए बोलता है स्रोत की आवृत्ति एवं IRMS, ये दो चीज निकालने के लिए बोलता है, ठीक है। तो इसको कैसे निकालेंगे, ये देखिए, सरल सा क्वेश्चन है। कैसे, ये देखो, वी नो दैट व्हाट V इज इक्वल टू दिया है, गिवन दिया है, हमको दे रखा है V इज इक्वल टू 580 साइन ओमेगा टी, ठीक है, साइन ओमेगा टी नहीं है, 50 पाई टी है, एवं R इज इक्वल टू दे रखा है 40 ओम, ठीक है। हम सब जानते हैं V इज इक्वल टू होता है V नॉट साइन ओमेगा टी। तो यहां से कंपेयर करेंगे तो V नॉट इज इक्वल टू निकल के आ गया 580, एंड ओमेगा इज इक्वल टू निकल के आ गया 550 पाई। अब हमको क्या क्या निकालना है, स्रोत की आवृत्ति निकालना है और IRMS निकालना है। तो स्रोत की आवृत्ति हम सबको ही पता है डियर स्टूडेंट, ओमेगा बराबर हमको दे रखा है 50 पाई, दे रखा है कि नहीं दे रखा है। तो हम सब जानते हैं ओमेगा के प्लेस पे हम क्या लिख सकते हैं, कोणीय वेग बराबर दूरी बटे समय 2 पाई बाई टी, और 1/t इज इक्वल टू न्यू, वेयर न्यू इज फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट पर्टिकुलर सोर्स ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। तो देन ये हो जाएगा हम लोगों का क्या चीज, 2 पाई न्यू दैट इज इक्वल टू 50 पाई। अब यहां से पाई से पाई कैंसल आउट हो गया, तो ये हो जाएगा 2 न्यू दैट इज इक्वल टू 50। तो न्यू इज इक्वल टू हो जाएगा हम लोगों का कितना हो जाएगा, बोल दीजिए 25 हर्ज। इसका क्या हो जाता है आपका, मात्रक क्या है, हर्ज है, ठीक है, HZ लिख सकते हैं आप लोग। ये पहला आंसर आ गया। दूसरा IRMS निकालने के लिए, तो IRMS निकालने के पहले आप VRMS निकालो। VRMS क्यों बोल दिया मैं, क्योंकि हमको V का वैल्यू दे रखा है। अगर I नॉट दिया रहता तो भाई I निकाल देते यार फट से, V दे रखा है तो V निकालिए। अब सबको पता है VRMS इज इक्वल टू होता है हम लोगों का V नॉट डिवाइडेड बाई √2, और नहीं पता तो जाकर के फर्स्ट पार्ट देखिए, ठीक है। तो V नॉट का हमको वैल्यू दे रखा है 580 और डिवाइडेड बाई √2। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, देखिए थोड़ा सा, 580 बाई √2, ठीक है। कुछ तो सॉल्व करो,
कैसे, कितना लिखा जा सकता है इसको, कितना 24, नहीं 20, क्या हो रहा है यार, कितना हो जाएगा, 30 दूनी 60 होता है, 29 मल्टीप्लाई 2 √2, ऐसे लिख दूं, चल जाएगा, तो ये फिर कट जाएगा, ठीक है। तो एक तरीका ये हो सकता है। दूसरा तरीका कुछ ऐसा कर सकते हो आप, क्या कि सीधा अब इस वैल्यू को हम लोग IRMS में निकालते हैं, तो इसको ऐसे ही रहने देते हैं, ऐसे ही रहने देते हैं, ठीक है। तो IRMS का जब वैल्यू निकालोगे, IRMS निकालोगे, तो हमको क्या लिखना पड़ेगा, VRMS डिवाइडेड बाई R, ठीक है। बस क्या करिए, यहाँ पे IRMS का वैल्यू निकालना है, IRMS दैट इज इक्वल टू VRMS का वैल्यू रखिए, तो 580 डिवाइडेड बाई √2, और ये पूरे के डिवाइड में आ जाएगा, कितना दे रखा है, 40 दे रखा है, तो आप चाहें तो इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं इस प्रकार से, √2, ठीक है। अब इसको ऊपर भेज दीजिए भैया, या तो नीचे रहने दीजिए, काट छाट जो भी संभव है एज पॉसिबल आप कर सकते हैं। 580 मल्टीप्लाई 40, और इसका हो जाता है आपका 0.414, तो इसको आप काट छाट करते रहिएगा, जो भी आएगा उसमें लिख दीजिएगा। IRMS है मतलब ये धारा है, तो एम्पियर में आ जाएगा A, ठीक है। तो इस प्रकार इसको छोटा सा क्वेश्चन था, आप सॉल्व करेंगे। अब देखते हैं, चलिए अब देखते हैं ऐसी परिपथ जिसमें विशुद्ध क्या हो, विशुद्ध संधारित्र हो। तो डियर ये जो है क्वेश्चन पूछ दिया जाता है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि नहीं आता है, आता है भैया। और इसको इस प्रकार से और पूछा जाता है, किस फॉर्म में, कि सिद्ध कीजिए कि संधारित्र डीसी धारा को बहने नहीं देता, एसी धारा को बहने देता है, या डीसी धारा को बहने नहीं देता, बस, ठीक है। तो अभी देखेंगे इसका प्रूफ, और नहीं भी पूछता है तो भी आपको ला के दिखाना है। और इसके साथ साथ हमको 4-5 जो वैल्यूज निकालने रहते हैं। फेजर आरेख वो तो निकालना है, प्रत्यावर्ती धारा निकालना है, प्रत्यावर्ती वोल्टेज निकालना है, प्रतिघात निकालना है, और आवृत्ति निकालना है, आवृत्ति या फिर कोणीय वेग निकालना है आपको। तो ये ऐसे 4-5 जो चीजें निकालना रहता है वो देता है क्वेश्चन में। साथ ही साथ रेखा चित्र भी बनाना रहता है। तो सबसे पहले इसका रेखा चित्र जो बनेगा वो कुछ ऐसा बन जाएगा, छोटा सा, प्यारा सा, नन्हा सा, कुछ इस प्रकार, ज्यादा बड़ा नहीं बनाएंगे, इस प्रकार, ठीक है। ये हो जाएगा हम लोगों का V इज इक्वल टू V0 साइन ओमेगा टी, मीन्स प्रत्यावर्ती वोल्टेज, ठीक है। और ये हो जाएगा हम लोगों का C, जिसको हम लोग XC भी बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप चाहो तो दाब कुंजी का यूज कर सकते हैं। और यह है धारा। तो डियर स्टूडेंट आप ऐसे लिखेगा, माना कि एक सी संधारित्र के, माना कि एक सी धारिता के संधारित्र को प्रत्यावर्ती परिपथ में, प्रत्यावर्ती वोल्टेज से संबंधित परिपथ में जोड़ा गया है। अतः परिपथ का वोल्टेज, प्रत्यावर्ती वोल्टेज V इज इक्वल टू V0 साइन ओमेगा टी, समीकरण नंबर 1 हो गया। किंतु प्रति सेकंड बहने वाली आवेश, तो प्रति सेकंड बहने वाली आवेश जो होगी वो हो जाएगा हम लोगों का कुछ इस प्रकार, Q इज इक्वल टू CV, समीकरण नंबर 2, Q इज इक्वल टू CV। समझते जाइएगा, देखते जाइएगा आराम से, इत्मीनान से। अतः आवेश प्रवाह के कारण उत्पन्न प्रत्यावर्ती धारा, तो कौन सा धारा उत्पन्न हो जाएगा भैया, प्रत्यावर्ती धारा उत्पन्न हो जाएगा, क्योंकि प्रत्यावर्ती वोल्टेज लगा हुआ है। तो हो जाएगा I इज इक्वल टू, आप सबको पता है I इज इक्वल टू होता है dQ बाई dt, हम सब पढ़ चुके हैं, जानते हैं। इसमें आप समीकरण 2 से मान रखने पर, मान रख दीजिए, 2 से मान रखने पर, तो जब मान रखेंगे तो I इज इक्वल टू हो जाएगा हम लोगों का D
डी टी, और क्यू का वैल्यू क्या है, आप चाहे तो इसको स्मॉल क्यू, इसको चाहे कैपिटल क्यू कर दीजिए, तो ये हो जाएगा सी वी होगा डियर। और यहां आप क्या कीजिए, सी वी रखे हैं तो इसको हम एक काम करते हैं, कंप्लीट कर देते हैं और सी वी का भी वैल्यू रख देंगे वी नॉट साइन ओमेगा टी। समझ में आ गया मैं क्या किया ना, v का वैल्यू रख दिया मैं, सी वी है ना, तो v का मान यहां से रख दिया, दोनों से 1 और 2 से लिख दीजिएगा, समीकरण 1 व 2 से, 1 व 2 से दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, 1 व 2 से लिख दीजिएगा। तो I इज इक्वल टू हम लोग को निकल आएगा सी वी नॉट इज अ कॉन्स्टेंट एंड डी बाई डी टी साइन ओमेगा टी। तो इसका हो जाएगा डिफ्रेंसिएशन। तो इसका डिफ्रेंसिएशन क्या होगा भाई, साइन का होता है कॉस, ये सबको पता है यार, साइन का डिफ्रेंसिएशन होता है कॉस, वो मैं भी जानता हूं, साथ ही साथ कॉस ओमेगा टी हो जाएगा, ठीक है। और ओमेगा है और टी के रिस्पेक्ट में कर रहे हो तो ये ओमेगा जो है सामने आ जाता है, ठीक है। अगर इंटीग्रेशन करते हो, अगर समाकलन करते हो तो बटे में जाता है, और जो भी रहता है ऐसी बात नहीं, यहां पे नहीं, हर जगह, ठीक है। जिसकी मान लो साइन 5x है और आपने इसका डिफ्रेंसिएशन किया x के रिस्पेक्ट में, तो ये हो जाएगा 5 साइन x हो जाता, 5 साइन, सॉरी साइन का क्या हो जाएगा, कॉस हो जाएगा, 5 कॉस 5x हो जाता है कि नहीं। यहां पे कुछ भी चीज रहेगा वो क्या आ जाता है, सामने आ जाता है। ये चीज मैं नहीं पढ़ाऊंगा अभी, अवकलन समाकलन नहीं पढ़ा रहा, वो आपका फिजिक्स पढ़ा रहा हूं मैं। अब देखिए हमें प्रत्यावर्ती धारा मिल गई, प्रत्यावर्ती धारा मिल गई, लेकिन हमें उसके कलाओं में अंतर भी निकालना है ताकि हम फेजर आरेख बना सकें। तो फेजर आरेख बनाने के लिए आपको कला में प्राप्त करना होगा, और कला की तुलना तभी कर पाओगे जब दोनों इक्वेशन सेम जो है, देखो ये क्या है, कोजिया में है, कॉस है और यहां क्या है, साइन है। तो ये प्रत्यावर्ती वोल्टेज है और प्रत्यावर्ती धारा है, तो दोनों का कला तब निकलेगा जब दोनों एक ही क्या में हो, क्वांटिटी में हो। ये साइन है तो ये भी साइन होना चाहिए, या तो उसको कॉस कर दो तब समझ में आ जाएगा, है कि नहीं। तो हम कॉस क्यों करें कि साइन ही कर देते हैं। तो I दैट इज इक्वल टू हो जाएगा सी वी नॉट ओमेगा। डियर मैं आपको बता देता हूं मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे यार, क्या सुन लो, साइन 90 प्लस थीटा दैट इज इक्वल टू कॉस थीटा, रट्टा मार लो, साइन 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। तो हम यहां क्या रख देंगे, यहां रख देंगे कॉस, कॉस के प्लेस पे रख देंगे साइन पाई बाई 2, 90 को मैं क्या लिख सकता हूं, पाई बाई 2, अरे पाई भैया 180 है तो पाई बाई 2, 180 का आधा क्या होगा, 90 हो जाएगा ना। तो ये लिख देंगे हम लोग, इसके कॉस की जगह में क्या रख दिया मैं, कॉस ओमेगा टी, कॉस थीटा की जगह में क्या रख सकता हूं, साइन 90 प्लस थीटा, या कॉस ओमेगा टी की जगह में क्या रख सकता हूं, साइन 90 प्लस ओमेगा टी रख सकता हूं, यही चीज मैं वहां रख रहा। तो 90 के जगह में लिख दिया पाई बाई 2 प्लस ओमेगा टी। अब समझ में आ गया कि नहीं आया। तो यहां इसको हम इक्वेशन नंबर दे देते हैं 3, ठीक है, इक्वेशन नंबर 3। इसको भी बनाना है, डेरिवेशन भी बनाना है, बहुत है अभी, बहुत बड़ा है ये, छोटा मोटा नहीं है। तो ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 3। अब यहां डियर ये जो आपको सी वी नॉट ओमेगा जो दिख रहा है, ये एक्चुअल में होता है आई नॉट, जिसको हम लोग बोलते हैं शिखर मान। और इक्वेशन नंबर 4 ये हो जाएगा क्या चीज, शिखर मान, पिक वैल्यू, क्या हो जाएगा, पिक वैल्यू, ठीक है, धारा का शिखर मान। किसका, धारा का शिखर मान, शिखर मान, ठीक है। तो धारा का शिखर मान हो गया ये चीज। तो अब मैं यहां पे रख दूंगा समीकरण 3 में, तो ये हो जाएगा आई दैट इज इक्वल टू आई नॉट साइन पाई बाई 2 प्लस ओमेगा टी, इक्वेशन नंबर 5। अब जाके अब आएगी राजा की बारात ठीक है, नहीं मेरे को नींद आ रहा है लेकिन मुझे पढ़ाना है आपको, ठीक है, पढ़ाते हैं। चलिए तो हम क्या करेंगे, अब दोनों को हम क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। कंपेयर कैसे करेंगे, समीकरण 1 व 5 से। अब हम कला निकाल सकते हैं, इसमें कला कितना अंतर है तो आप सबको दिख रहा है। धारा देखो आई वी आई नॉट वी नॉट साइन साइन ओमेगा टी, लेकिन ये 90 ज्यादा है किससे, वोल्टेज से। समझ में आया कि नहीं आया। तो 90 ज्यादा है मतलब लीड कौन कर रहा है, धारा, करंट लीड कर रहा है, अग्रगामी है किसके रिस्पेक्ट में, वोल्टेज के रिस्पेक्ट में, ठीक है जी। यही चीज आपको लिखना है यहां पे। समीकरण 1 व 5 से स्पष्ट है कि धारा, प्रत्यावर्ती धारा लिख देना भैया, इंसल्ट होता है यार, फील करता है बेचारा। प्रत्यावर्ती धारा
प्रत्यावर्ती धारा प्रत्यावर्ती वोल्टेज से 90 डिग्री या π/2 रेडियन क्या है, अग्रगामी है, लीड कर रहा है, अग्रगामी है कि नहीं है। अब इससे हम क्या बना सकते हैं, फेजर डायग्राम बना सकते हैं, वगैरह वगैरह बना सकते हैं। तो इसको जिसको नोट करना रहेगा थोड़ा सा पहले पॉज करके नोट कर लेंगे, है ना, इधर मिटा दे रहा तभी तो बनाएंगे। इतना क्लियर है सबको। अब देखिए कैसे बनेगा इसका, इधर बना दो क्या, बन जाएगा, समझ में आ जाएगा, बिल्कुल आएगा। नहीं आएगा तो इधर देखो, ये ओरिजिन हो गया, ये टाइम हो गया t, ठीक है। इधर ओमेगा टी रहेगा, वी टी रहेगा, ओमेगा टी बोलता हूं, वी टी रहेगा। लेकिन v, सपोज मैं इसको v मान लेता हूं, तो ये क्या है, ओमेगा टी है। कोई तो एंगल है ना, थीटा एंगल है कि नहीं है। तो आप ओरिजिन से क्या बना दीजिए, एक्स एक्सिस से क्या बना दीजिएगा, ओमेगा टी बना दीजिएगा। अब इससे 90 एंगल आगे चल रहा है। कौन आगे चल रहा है बोल दो भैया, बोल दो। 90 एंगल आगे कौन चल रहा है बता दीजिए मुझे। 90 एंगल आगे चल रहा है धारा। तो धारा को 90 एंगल, यहां से 90 एंगल बनाइए। 90 एंगल मींस दैट क्या हो जाएगा, ये देखिए, ये दोनों के बीच कितना है, 90 एंगल है कि नहीं है। तो ये हो जाएगा मेरा धारा, क्या हो जाएगा, धारा आई। समझ गए कि नहीं समझे। ये चीज आपको वहां पे बनाना है। यही है फेजर डायग्राम। आसान है, बस समझना आपको जरूरी है। इसका सामान्य डायग्राम बनाना है आपको तो इस प्रकार बना सकते हैं। यदि सपोज करो ये आई है तो इससे 90 एंगल पे आप बना दीजिएगा वी, बनाना है इसको भी बना दीजिएगा एक्स ओरिजिन वाई। समझ में आ रहा है। तो इस प्रकार बनाना है आपको। अगर सपोज इसको हमको कला के रूप में शो करना है, कलाओं के रूप में, ठीक है, आवृत्ति फ्रीक्वेंसी के रूप में शो करना है, तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा। कैसे बनेगा, ओरिजिन एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, लीड कर रहा है कौन, धारा को लीड कराइए। तो धारा को सपोज मैं डॉटेड लाइन से शो करूंगा, ठीक है। तो मैं धारा को सीधे सीधे यहां से प्रारंभ कर देता हूं और हमारा जो वोल्टेज रहेगा वो यहां से हो जाएगा। ऐसा, ठीक है। तो ये डॉटेड लाइन बना दिया, किसके लिए, धारा के लिए। तो धारा क्या है देखो, ये जब 90 है, धारा 90 है, तब जो है वोल्टेज हमारा चालू हो रहा है, ठीक है। धारा क्या है, 90 है, तब हमारा वोल्टेज क्या हो रहा है, चालू हो रहा है। तो मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे यार, सबको ये याद रखना है। एलसीआर तभी बनेगा जब कोई आपको ये यहाँ पे याद रहेगा। क्या चीज याद रहेगा कि XC प्रतिघात मीन्स दैट ऐसी परिपथ जिसमें संधारित्र रहता है, उसमें संधारित्र में आपका धारा वोल्टेज से 90 एंगल लीड करता है, अग्रगामी होता है। समझ में आ रहा है। इतना आपको बनाना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, प्रतिघात का, इसके लिए क्या होगा, प्रतिघात। तो प्रतिघात का व्यंजक निकालना है। तो प्रतिघात का व्यंजक कैसे निकालेंगे, प्रतिघात कैसे निकलेगा भैया। प्रतिघात जो XC होगा वो हो गया V0/I0। ये कहां से आया, ओम के नियम से, V = IR। तो मुझे R के जगह में क्या निकालना है, XC निकालना है। ये भी क्या है, ये भी तो प्रतिघात भी तो क्या है, प्रतिरोध है ना। तो XC का मान निकालना है तो V/, क्या कर देंगे, I कर देंगे। तो यहां से निकाल लीजिएगा ऐसे। तो XC दैट इज इक्वल टू हो जाएगा V0/I0 का वैल्यू देखिए, V/I करिए, नहीं, V0/I0। तो I0 का वैल्यू क्या है बता दीजिए। XC दैट इज इक्वल टू हो जाएगा हम लोगों का, I0 का वैल्यू तो इधर है ना, देखो ना, समीकरण 4 से देखिए ना, समीकरण 4 से। तो V0 दैट इज इक्वल टू हो जाएगा CV0 ओमेगा। तो V0 से V0 कैंसिल, तो देन XC इज इक्वल टू हो जाएगा 1/C ओमेगा। समझ में आ गया सबको अच्छे से, क्लियर है भैया मेरे। ये है। अब देखिए इसी को मैं क्या लिख सकता हूं, XC दैट इज इक्वल टू 1/C को रहने दीजिए, ओमेगा को हम सबको पता है 2πν होता है। क्या होता है, 2πν, 2π/T होता है ना। तो T को ऊपर ले जाइएगा तो क्या होगा, न्यू ना होगा, C। तो इस प्रकार ये हो जाता है आपका। इस प्रकार ये भी है हमारा किस चीज का, प्रतिघात का व्यंजक। अब सिद्ध करना है मुझे कि दिष्ट धारा जो है, संधारित्र जिस परिपथ में लगा होता है, संधारित्र
वह दिष्ट धारा को जाने नहीं देता, ये सिद्ध करना है। तो प्रवाहित नहीं होने देता, क्यों? क्योंकि उसकी आवृत्ति क्या होती है? जीरो होती है। किस चीज की आवृत्ति? दिष्ट धारक की आवृत्ति क्या होती है? जीरो। आप लिखेंगे चूंकि दिष्ट धारक की आवृत्ति जीरो होती है, अतः आप यहां फॉर्मूले में रखिए एक्स सी इज इक्वल टू 2 पाई न्यू सी। अब जीरो रखिए यहां पे तो क्या आएगा? एक्स सी इज इक्वल टू 1 बाई, पूरा जीरो हो जाएगा, जीरो। तो 1 बाई जीरो का वैल्यू मतलब क्या होता है? 1 बाई जीरो इज इक्वल टू इनफाइनाइट, अनंत होता है कि नहीं? तो इससे स्पष्ट होता है कि यदि आवृत्ति शून्य है तो उसका जो प्रतिघात जो होगा, प्रतिघात दिष्ट धारा के लिए एक प्रतिघात जो है दिष्ट धारा के लिए प्रतिरोध का काम करता है, ठीक है। तो यदि आवृत्ति शून्य है तो प्रतिघात जो है अनंत होगा, अर्थात प्रतिघात जब अनंत है तो वो धारा को बहने देगा क्या? नहीं ना देगा भाई, प्रतिघात अनंत है, रोकने वाला बहुत शक्तिशाली है, तो कहां से जाने देगा यार? थोड़ा समझो ना, सोचो ना। चलिए अब इसमें भी एक बेस्ड रिस्क का न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखते हैं, फिर देखेंगे क्या चीज? कुंडली का। ओके डियर, अब देखते हैं हम लोग ऐसी परिपथ जिसमें विशुद्ध प्रेरकत्व हो, ठीक है। ऐसी परिपथ जिसमें विशुद्ध जो है हमारा क्या हो? प्रेरक हो। इसके लिए छोटा सा एक डायग्राम बनाना है, जैसे कि आपने सब में बनाते हुए आए हो। कैसा? इस प्रकार। और आपको ये लिखना है, क्या चीज जानते होंगे आप, ठीक है, लिखिएगा। माना कि एल प्रेरकत्व का एक प्रेरक कुंडली है जिसे प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से जोड़ा गया है, जिसे प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से जोड़ा गया है। अतः उस प्रत्यावर्ती धारा स्रोत का विद्युत वाहक बल विभवांतर V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी है। इक्वेशन नंबर 1, ठीक है डियर। अब क्या करना है आपको? अब क्या करना है, आप जैसे कि सब में जानते हैं उसी प्रकार आगे बढ़ना है। माना कि धारा I, प्रत्यावर्ती धारा I प्रवाहित हो रही है, तब आप छोटा सा इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। क्या है मैं बताता हूं, एकदम इजी है यार। क्या चीज है देखिए थोड़ा। V इज इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी। क्या लिख दिए सर? आप बोलोगे क्या लिख दिए? कुछ नहीं लिखा मेरे भाई। ओम के नियम के अकॉर्डिंग सबको पता है V इज इक्वल टू होता है आई आर, होता है कि नहीं होता है? चाहे आर आई लिख दीजिए, कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा। तो V है वही V है, R है तो R यहाँ प्रेरक कुंडली जो है इस परिपथ में प्रेरक कुंडली क्या काम कर रहा है? प्रतिघात हमने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? तो प्रतिघात का काम कर रहा है, तो इसका प्रतिरोध के जगह में क्या आ गया? प्रतिघात आ गया, और आई तो आई ही है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कीजिएगा, इसको इधर ट्रांसफर कर दीजिए। इधर इसको ट्रांसफर करेंगे तो ये हो जाएगा dt दैट इज इक्वल टू, इसको इधर ट्रांसफर कर दीजिए और इसको इधर क्या हो जाएगा? v dt दैट इज इक्वल टू एल डी आई। हो गया कि नहीं? डी आई बस को यहाँ पे रखिएगा, एल को भी भेज दीजिए, तो डी आई दैट इज इक्वल टू हो जाएगा v बाई एल और ये हो जाएगा dt। हो गया। अब क्या करना है? इंटीग्रेशन कीजिए समाकलन करने पर। चलिए समाकलन करते हैं दोनों पक्षों का। तो ये हो जाएगा डी आई दैट इज इक्वल टू v बाई एल डी टी। डियर आप सबको पता है i, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा i, और यहाँ हमारा 1/L है, और v का वैल्यू आप रख देंगे तो ये हो जाएगा v नॉट साइन ओमेगा टी डी टी। अब सिंपली कुछ भी नहीं करना है आपको, 1/L, ठीक है। यहां से क्या निकल के आ जाएगा बाहर उसको देख लीजिए। v नॉट बाहर निकाल दीजिए सबसे पहले, ठीक है। v नॉट बाहर निकल जाएगा, और साइन का हम सबको पता है कॉस होता है, कॉस ओमेगा टी माइनस कॉस ओमेगा टी होता है, और जो ओमेगा रहेगा वो कहाँ आ जाएगा? नीचे में आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा? इस प्रकार। अब देखिए, अब आपको क्या करना है, इस ओमेगा को बाहर निकाल देना है। तो आई बराबर हो जाएगा वी नॉट एल ओमेगा, और ये हो जाएगा हम लोगों का माइनस कॉस ओमेगा टी।
अब यदि आपको नहीं पता होगा तो मैं फिर से एक फॉर्मूला बताता हूं। हमको इस पे साइन में कन्वर्ट करना है, साइन में। और साइन का एक और फॉर्मूला होता है, वो साइन फॉर्मूला होता है साइन 90 माइनस थीटा दैट इज इक्वल टू कॉस थीटा। ठीक है, साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। या इसी को हम लोग लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा को लिख सकते हैं साइन पाई बाई टू, 90 पाई बाई टू लिख दिया, माइनस थीटा के जगह में रख दूंगा ओमेगा टी, और दैट इज इक्वल टू हो जाएगा कॉस ओमेगा टी। लिखा जा सकता है भाई, थीटा के जगह में मैंने ओमेगा टी रख दिया, 90 के जगह में पाई बाई टू रख दिया, क्योंकि 90 पाई बाई टू ही है। ठीक है, तो इस प्रकार मैं यहाँ पे आप इक्वेशन देते आइए, 1 दे दिया यहाँ पे हमने, ठीक है, यहाँ पे 2 दे दीजिए, 3 दे दीजिए। तो समीकरण 3 से आप सबको दिख रहा होगा, समीकरण 3 से इक्वेशन 3 से आई इज इक्वल टू हम लोग को मिल जाएगा वी नॉट बाई एल ओमेगा, वी नॉट बाई एल ओमेगा, और ये पूरे के प्लस पे मैं रख दूंगा, ये माइनस है ना, अभी फिलहाल माइनस है तो आप माइनस को रखिएगा, माइनस को बाहर निकाल दीजिए, कॉस ओमेगा टी की जगह में रख देंगे हम लोग साइन 90 अर्थात पाई बाई टू माइनस ओमेगा टी। इतना क्लियर है सबको अच्छे से? अब देखो मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे यार, मैं क्या लिख रहा हूं इसको सुनिएगा। साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है, इसको नहीं लिखते हैं, पहले ये देखो, पहले आप क्या कर रहा हूं मैं समझिए। आई इज इक्वल टू, एक बार इसको सॉल्व करता हूं, वी नॉट बाई एल ओमेगा साइन, मैं इसमें से माइनस को कॉमन निकाल देता हूं। माइनस को कॉमन निकालने का अर्थ है ओमेगा टी सामने आ जाएगा और पाई बाई टू पीछे चला जाएगा। कैसे हुआ ये देखो, माइनस का जब मल्टीप्लाई करोगे अंदर में तो माइनस ओमेगा टी लगेगा, माइनस ओमेगा टी हो गया, और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस पाई बाई टू। ठीक है, तो आई दैट इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस वी नॉट बाई एल ओमेगा। ठीक है, और यहां हमारा आ जाएगा डियर क्या चीज, अब यहाँ पे फिर से लिखने की क्या आवश्यकता है यार, मैं बता देता हूं आपको क्या होता है। साइन माइनस थीटा, साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाता है, माइनस साइन थीटा हो जाता है। ठीक है, लेकिन ये आवश्यक नहीं है, कॉस माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉस थीटा नहीं होता, कॉस थीटा ही होता है। ठीक है, ये गणित वाले बच्चे जानते होंगे, गणित वाले बच्चे इन सबको से भली भांति परिचित होंगे, इनके लिए वो चना मुर्रा है डेली का है। ठीक है, लेकिन बायो वालों के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है, तो इनको आपको रट्टा मारना पड़ेगा। ठीक है, अभी मैं मैथ्स नहीं पढ़ा रहा इसलिए मैं इसको डिप से नहीं बता सकता। ठीक है जी, लेकिन ये फॉर्मूला है, साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस साइन थीटा होता है। ठीक है, तो इस चीज को आप क्या करेंगे, यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे, तो आई इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस वी नॉट बाई एल ओमेगा, और हमारा साइन माइनस थीटा तो ये हो जाएगा माइनस साइन थीटा, अर्थात माइनस सामने आ जाएगा तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और ये पूरा थीटा का काम कर रहा है ना भाई, तो माइनस सामने आ जाएगा बस और कुछ नहीं, और ये हो जाएगा साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। ऑल क्लियर, पूरा सब कंसेप्ट समझ में आ गया। और ये थर्ड इक्वेशन दे दीजिए, इसको कौन सा नंबर दे देते हैं, थर्ड दे देते हैं। अब यहां देखिए डियर, यहां वी नॉट बाई एल ओमेगा क्या है, वी नॉट बाई एल ओमेगा दैट इज इक्वल टू, मैं लिख देता हूं आई नॉट, क्या लिख देता हूं, आई नॉट, इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, एक स्टेप और दिखेगा आपको, नहीं दिखेगा तो चलिए इधर बिठा देते हैं यार। ये देखिए, अब ये क्या कर दिया मैं, क्या बोल रहा हूं मैं, इसको क्या बोल रहा हूं, ये देखो, ये वी नॉट बाई एल ओमेगा दैट इज इक्वल टू आई नॉट, इसको मैं मान लिया। ठीक है, इक्वेशन नंबर 4 दे दिया। अब इस इक्वेशन नंबर 4 को यहां पे रख देंगे वैल्यू 3 से, तो 3 में फिर से रख देंगे, 3 में जब फिर से रखेंगे तो 3 में जब रखेंगे तो क्या हो जाएगा, आई दैट इज इक्वल टू हो जाएगा आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। हो गया कि नहीं, इक्वेशन नंबर 5। और इक्वेशन 1 क्या था, इक्वेशन 1 क्या था बता दीजिए मुझे, v इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी था कि नहीं था, आ गया। तो समीकरण 1 और 5 से देखिए क्या कंपेयर करना है आपको, समीकरण 1 व 5 से। तो समीकरण 1 व 5 से हमको साफ साफ एकदम क्लियरली दिखाई दे रहा है, आई वी नॉट साइन ओमेगा टी बट माइनस पाई बाई टू। कौन, धारा, करंट। तो धारा 90 डिग्री पीछे चल रहा है कला में, किससे, वोल्टेज से। धारा और वोल्टेज में कलांतर, वोल्टेज में कलांतर, तो इन दोनों में कलांतर कितना है रे भैया, बता दो मुझे, कलांतर कितना है। ये देखिए ओमेगा टी आप घटा सकते हैं, ओमेगा टी माइनस क्या कर दीजिए, ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू हो जाएगा, मतलब इसके कला में इसको कला को घटा दीजिए, ओमेगा टी माइनस
ओमेगा टी और माइनस माइनस प्लस पाई बाई 2, तो दोनों में कलांतर कितना है, पाई बाई 2 का है। कला में दोनों के अंतर कितना है, पाई बाई 2। समझ में आ गया कि नहीं आया, आया कि नहीं आया? कौन पीछे चल रहा है, इसको एसएल भी लिखोगे, क्या लिखोगे, वोल्टेज 90 डिग्री या पाई बाई 2 अग्रगामी है धारा से, या धारा पाई बाई 2 पश्चगामी है वोल्टेज से। समझ में आया? जबकि इससे पहले हम जिसमें पढ़े हैं, कौन सा पढ़े हैं भाई, बता दीजिए आप, संधारित्र वाले में। तो संधारित्र वाले में कौन आगे चल रहा था, धारा आगे चल रहा था। यहाँ कौन आगे चल रहा है, वोल्टेज आगे चल रहा है। यहां सेव करके रख लो, काम आने वाली है, ठीक है। तो अब मैं इसको सॉल्व कर दूंगा और अब बनाएंगे हम लोग फेजर आरेख। तो कैसे बन जाएगा फेजर, ये देखो, यहां देखिए ओमेगा टी है, वी ओमेगा टी है ना, तो आप क्या कीजिएगा, ये ओमेगा टी और ये कौन क्या है, वी है फेजर के रूप में इस प्रकार। और इससे 90 पश्चगामी है धारा, तो अगर अग्रगामी होता है तो इधर बना देते हैं, जैसे कि उसमें बनाया था हमने इधर, ठीक है, संधारित्र में। अब पश्चगामी है तो 90 एंगल इधर बना दीजिए इस प्रकार से 90, और हम लोग यहां बना देंगे डियर, ये हो जाएगा धारा आई, ठीक है। तो इस प्रकार ये हो जाएगा धारा। तो ये हो जाता है फेजर डायग्राम इस चीज का। समझ में आ गया सबको अच्छे से? अगर इसी का हम लोग क्या बनाना चाहें, अगर सपोज दो और भी हमारे इसके अतिरिक्त ग्राफ बनते हैं, तो एक ग्राफ आप ऐसे बना सकते हो, कैसे, यदि सपोज ये हमारा क्या है, v है, तो इससे 90 पे ये हो जाएगा i, तो ये भी हमारा क्या हो जाता है, पाई बाई 2 का कला, ठीक है, फाई इज इक्वल टू पाई बाई 2। तो इस प्रकार भी हम बना सकते हैं इसको। एक और है, वो है हमारा क्या चीज, इस फॉर्म में भी बना सकते हो आप, ठीक है, ऐसा। ये सपोज v है, v इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है, मतलब प्रत्यावर्ती वोल्टेज है, तो इससे 90 एंगल, ठीक है, पीछे चलेगा कौन, इससे 90, आगे लीड कर रहा है लग रहा है, इससे 90 एंगल पीछे कर दीजिए, या एक काम करो, इसको ऐसे बना दो। कैसे बना दो भाई, ये देखिए, ये वोल्टेज बना दीजिए और धारा को यहां से प्रारंभ कर दीजिए, ऐसा। ये हो जाएगा I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, एकदम राइट है ना, और V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। इस प्रकार भी बना सकते हैं। इसके लिए हो जाएगा पाई बाई 2, तो इसके लिए हो जाएगा पाई, जब ये 90 में है, 180 में है, कौन वोल्टेज 90 में है, ठीक है, वोल्टेज 90 में है, और ये आपका 180, मतलब ये वोल्टेज आगे चल रहा है ना, आगे चल रहा है, ठीक है, पहले ये आगे पहुंचा, फिर उसके बाद ये पहुंचा है। तो इस प्रकार आप इसको भी बना सकते हैं। अब देखते हैं इसका प्रतिघात कैसे निकालना है आपको। तो प्रतिघात के लिए आपको क्या करना है, प्रतिघात के लिए देखना है क्वेश्चन नंबर 4, प्रतिघात। तो प्रतिघात के लिए देखिए समीकरण नंबर 4, तो समीकरण में 4 से क्या हो जाएगा बता दीजिए मुझे, वी नॉट, समीकरण 4 से देखेंगे, तो समीकरण 4 से हमारा है वी नॉट बाई एल ओमेगा दैट इज इक्वल टू आई नॉट। हम सबको पता है क्या होता है, v इज इक्वल टू आई आर होता है, तो v बाई आई करूंगा तो ये हो जाएगा r, मतलब यदि ये ओमी परिपथ है तो ओमी प्रतिरोध होता है वोल्टेज बटे आपका धारा। तो यहाँ वोल्टेज बाई निकालिए v नॉट बाई आई नॉट, ठीक है, तो ये आपका इधर आ जाएगा एल ओमेगा, मतलब इसको इधर लेके आओ, इसको उधर लेके जाओ, तो ये v नॉट बाई आई नॉट बराबर क्या हो जाएगा, एक्स एल हो जाएगा, और दैट इज इक्वल टू एल ओमेगा हो जाएगा। ये है आपका इक्वेशन नंबर 6, ठीक है जी। ये है इस परिपथ का प्रतिघात। समझ में आ गया सबको अच्छे से, प्रतिघात। इसी को थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे, तो एक्स एल बराबर आप सबको पता है, जिसकी एल ओमेगा का मान सबको पता होगा, एल 2 पाई न्यू, ये सब न्यूमेरिकल क्वेश्चन के लिए काम आएंगे, 2 पाई न्यू। अब देखते हैं दिष्ट धारा के लिए इसका क्या रोल होता है। तो दिष्ट धारा में आपको पता है, दिष्ट धारा स्रोत के लिए आप सबको पता है न्यू इज इक्वल टू होता है 0, होता है कि नहीं, आवृत्ति वहां क्या होता है 0। तो उस केस में जब आवृत्ति यहां पे 0 होगा तो ये क्या हो जाएगा, L 2 पाई मल्टीप्लाई 0, मतलब सबके सब क्या हो जाएंगे 0, मतलब दैट मीन्स एक्स एल इज इक्वल टू 0, अर्थात उसका प्रतिघात भी क्या हो जाएगा 0। तो इससे यह समझ में आता है कि
प्रेरक कुंडली वाले किसी परिपथ में दिष्ट धारा प्रवाहित करने पर उसका जो प्रतिघात होता है वह शून्य हो जाता है, अर्थात धारा अच्छे से बह सकती है। इसीलिए हमने अध्याय 6 विद्युत चुंबकीय प्रेरण में पूरा कुंडली का ही यूज किया, क्योंकि हम सबको पता था हम दिष्ट धारा का यूज कर रहे थे चुंबक बनाने के लिए, कर रहे थे कि नहीं। तो दिष्ट धारा को बहने कौन देगा? प्रेरक कुंडली देगा, न कि आपके संधारित्र। इसलिए कहीं पर भी वहां संधारित्र नहीं पढ़े हो। तो समझ में आ गया, इतना चीज समझ में आया अच्छे से। एक काम करते हैं, हम एलसीआर परिपथ को ना बाद में देख लेंगे, उससे पहले एक काम करते हैं, कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन इसका देख लेते हैं, ठीक है। ओके डियर, तो चलिए देख लेते हैं न्यूमेरिकल क्वेश्चंस, और उसके बाद मैं जो है आपको एक नेक्स्ट क्लास में पूरा एलसीआर परिपथ, अनुनाद क्या है, रेजोनेंस, उसको कंप्लीट पढ़ा देंगे, ठीक है। एक बड़ा क्लास बन जाएगा। तो देख लेते हैं कुछ न्यूमेरिकल बेसिक क्वेश्चंस, ज़्यादा टफ नहीं है, इजी क्वेश्चंस है, देख लीजिएगा कैसे है। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन कुछ ऐसा कहता है, एक 100 ओम का प्रतिरोधक, 100 आप लोग लिखते जाइए, ठीक है, मैं यहां पे लिख रहा हूं, एक 100 ओम का प्रतिरोधक 220 वोल्टेज एवं 50 हर्ज आपूर्ति से संयोजित है। 220 वोल्टेज मिस इसका VRMS, अगर वोल्टेज बस दिया है, वोल्टेज लिखा हुआ है तो डेफिनेटली वो VRMS होता है, ठीक है। इसका पिक वैल्यू नहीं होता, क्यों, मैं पहले ही आपको बता चुका हूं अब, ठीक है जी। एवं ये जो है हर्ज आपूर्ति से संयोजित है। हर्ज दे रखा है, मतलब ये क्या हो जाएगा, हेनरी होता है प्रेरकत्व का, हर्ज होता है आवृत्ति न्यू, तो न्यू इज इक्वल टू दे रखा है हमको 50 हर्ज, आपूर्ति से संयोजित है। परिपथ में धारा का IRMS मान ज्ञात कीजिए, आपको बोलता है कि IRMS मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। एक पूरे चक्र में कितने नेट शक्ति व्यय हो, सॉरी यार ठीक है, ये थोड़ा सा नेट शक्ति जो है मैं जस्ट LCR के बाद पढ़ाऊंगा, अभी आया भी नहीं है, और मैं डायरेक्ट जो है एक NCERT का मैं आपको क्वेश्चन उठा लिया हूँ, पहला क्वेश्चन, ठीक है। इसलिए थोड़ा सा पहले ही क्वेश्चन को बस देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। जब आएगा तब मैं उसको फिर बता दूंगा। IRMS ज्ञात करना है। अब IRMS ज्ञात करने के लिए आपको क्या लगेगा बताइए? IRMS ज्ञात करने के लिए मुझे VRMS लगेगा और डिवाइडेड बाय क्या लग जाएगा, R लग जाएगा। तो वो तो फिर हर्रा लगे ना, फिटकरी बराबर हो गया यार, और रंग आए चोखा, क्या आ जाएगा 220 डिवाइडेड बाई 100, और दैट इज इक्वल टू 2.2 एम्पियर, ठीक है। तो यह तो एकदम आसान रहा है ना, तो इसमें कुछ नहीं रहा, क्योंकि एक क्वेश्चन को मैं हटा दिया। दूसरा क्वेश्चन ऐसा कुछ बोलता है, डियर स्टूडेंट, कि क्वेश्चन दे रखा है, एसी आपूर्ति का शिखर मान, एसी मतलब प्रत्यावर्ती धारा आपूर्ति का शिखर मान 300 वोल्ट है, VRMS कितनी होगी, ठीक है। और एक और क्वेश्चन है कि एसी परिपथ में धारा का VRMS का मान 10 एम्पियर है, शिखर मान कितना होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन आप शायद पहले भी मैं करा चुका हूं। एसी आपूर्ति का शिखर मान 300 वोल्टेज दे रखा है, शिखर मान मतलब समझते हैं ना, V0 दैट इज इक्वल टू 300 वोल्ट दे रखा है एसी आपूर्ति का शिखर मान, एवं VRMS कितना होगा, VRMS का मान ज्ञात करना है। दूसरा दे रखा है कि हमको IRMS दे रखा है, ठीक है, IRMS दे रखा है 10 एम्पियर, तो आपको बोलता है शिखर मान कितना होगा, मीन्स दैट ये निकालना है। तो इन दोनों के बीच जो रिलेशन है उसको बस आप पकड़ लीजिए, क्या है रिलेशन बता दीजिए। IRMS दैट इज इक्वल टू हमने निकाल रखा था I0 बाई √2, निकाले थे कि नहीं निकाले थे। इसी प्रकार VRMS इज इक्वल टू हो जाएगा V0 बाई √2, बस वैल्यू रखिए, आंसर बाहर हो जाएगा। जिसकी यहाँ पे IRMS का वैल्यू दे रखा है, मतलब ये दे रखा है मुझे 10 मल्टीप्लाई कर देंगे, इसका वैल्यू क्या हो जाता है 0.414 दैट इज इक्वल टू I0। तो इसको सॉल्व करिए, मतलब ये हो जाएगा 4.14 एम्पियर हो जाएगा आपका शिखर मान। यहां डियर स्टूडेंट हमको क्या दे रखा है, इसका वैल्यू दे रखा है, तो VRMS का वैल्यू निकालना है, तो 300 डिवाइडेड बाई √2, तो इसको भी आप सिंपली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए थोड़ा सा कठिन टाइप का, टफ टाइप का क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, जो अभी हम लोग देख रहे हैं उससे संबंधित। क्या बोल रहा है कि एक 44 मिली हेनरी प्रेरक, ठीक है, एक आप लिख लीजिए, एक 44 मिली हेनरी प्रेरक मीन्स दैट L इज इक्वल टू हमको दे रखा है 44
मिली हेनरी, हेनरी प्रेरकत्व का होता है, ठीक है, यूनिट। प्रेरक 220 वोल्टेज एवं 50 हर्ज आपूर्ति से जोड़ा गया है। आप लोग लिखे पूरा, तो इसका मतलब हो गया VRMS कितना दे रखा है हमको, 220 वोल्ट। अगर इतना बस लिख के दिया हुआ है मतलब वो VRMS का वैल्यू होगा। मैं पहले ही बताया हूं भाई मेरे कि हम जो अमीटर धारा मापी में जो नापते हैं, ठीक है, मापते हैं, अगर उसको किसी परिपथ में जोड़ करके धारा नाप रहे हैं या वोल्टेज नाप रहे हैं, तो सदैव वो किस चीज को बताता है, उसके VRMS और IRMS वैल्यू को बताता है, ना कि I0 और V0 को बताता है, ना कि तात्क्षणिक वैल्यू को बताता है। हमेशा VRMS IRMS बताता है। तो यदि आपको ऐसा कुछ बोल रहा है तो आप सीधे सीधे इसको VRMS IRMS ही लिखें, ठीक है, क्योंकि हमको फॉर्मूला लगाना है यहां पे। एवं 50 जो है हर्ज आपूर्ति से जोड़ा गया है। परिपथ में IRMS का मान ज्ञात कीजिए, परिपथ में IRMS का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। और ये क्या चीज है बता दीजिए, 50 हर्ज, तो हर्ज हो जाएगा आवृत्ति। तो आपको IRMS निकालना है, तो IRMS कैसे निकाल सकते हैं, यहां पे मुझे L दे रखा है, R नहीं दे रखा है, L दे रखा है, VRMS दे रखा है, न्यू दे रखा है, तो कुछ तो फॉर्मूला होगा इसके लिए। तो इसके लिए यह फॉर्मूला हो जाएगा डियर IRMS दैट इज इक्वल टू VRMS डिवाइडेड बाई XL। क्यों, हम सबको ओम का नियम पता है, V इज इक्वल टू IR, पता है कि नहीं है। तो मुझे सपोज धारा का मान निकालना है, I का मान निकालना है, तो मैं क्या निकालूंगा, V बाई R निकालूंगा। तो R क्या हो जाएगा, उस परिपथ का प्रतिरोध हो जाएगा। अब यहाँ परिपथ में प्रतिरोध हमारा क्या लगा हुआ है, प्रेरक लगा हुआ है, प्रेरक कुंडली। तो प्रेरक कुंडली का प्रतिरोध क्या हो जाता है, प्रतिघात हो जाता है XL, प्रेरक की प्रतिघात। तो आपको XL निकालना है, तो XL का जस्ट अभी मैं पढ़ाया हूं, XL इज इक्वल टू क्या पढ़ाया हूं मैं आपको, L ओमेगा पढ़ाया हूं। तो XL दैट इज इक्वल टू हो जाएगा L ओमेगा का मतलब होता है 2 पाई न्यू, ठीक है। अब देखिए क्या क्या आ गया, XL दैट इज इक्वल टू L का मान हमको दे रखा है 44 मिली दिया है, मतलब 10 टू द पावर -3, ठीक है। 2 × 3.14 और मल्टीप्लाई न्यू का वैल्यू हमको दे रखा है 50 हर्ज, 50। अब इसको पूरा सॉल्व करें और XL के मान को उठा करके आप कहाँ रख देंगे, यहां रख देंगे। तो ये आ जाएगा VRMS का वैल्यू हो जाएगा 220 और डिवाइडेड बाय हमारा हो जाएगा 44 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर -3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3.14 मल्टीप्लाई 50। तो इस प्रकार इसको जो है सॉल्व करके आप क्या कर सकते हैं, आसानी से इस क्वेश्चन का आंसर आप निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वो काम आपका है यार, ज्यादा टाइम वेस्ट होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप लिखो पूरा पहले, एक 60 माइक्रोफेरेड का संधारित्र 110 वोल्ट 60 हर्ज एसी आपूर्ति से जोड़ा गया है। परिपथ में धारा के VRMS मान को ज्ञात कीजिए। परिपथ में धारा के VRMS मान को ज्ञात कीजिए। अब मैं लिख रहा हूं, देखिएगा, हमको देखा 60 माइक्रोफेरेड, तो माइक्रोफेरेड दे रखा है, मतलब क्या है, फेरेड किसका, संधारित्र का है, धारिता का, ठीक है। तो C इज इक्वल टू दे रखा मुझे 60 और माइक्रो दे रखा मतलब 10 टू द पावर -6 फेरेड। मिली मतलब 10 टू द पावर -3, माइक्रो मतलब 10 टू द पावर -6, मेगा मतलब 10 टू द पावर 6, ठीक है। नैनो एंगस्ट्रॉम सब पढ़ा चुका हूं मैं, पिकोमीटर सब पढ़ा चुका हूं। और 110 वोल्ट है ना, तो VRMS का वैल्यू क्या हो जाएगा हमारा, VRMS का वैल्यू, सॉरी यार, माइक्रोफेरेड संधारित्र को 110 वोल्ट, हमें IRMS ज्ञात करना है, सॉरी IRMS ज्ञात करना है, संधारित्र 110 वोल्ट, तो ये हो जाएगा 110 वोल्ट। और 60 हर्ज, तो 60 हर्ज की क्या चीज दे रखा है, ये 60 हर्ज दे रखा है, ठीक है। और आपको ज्ञात करना है क्या चीज, IRMS ज्ञात करना है। फिर से वही फॉर्मूला, IRMS इज इक्वल टू हम सबको पता है VRMS डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, XC हो जाएगा। तो XC के लिए क्या वैल्यू बताए थे आपको, बता दीजिए मुझे, XC के लिए क्या वैल्यू बताया था, बोलो ना जी, 1/2 पाई न्यू 1/2 पाई न्यू, और क्या चीज है इसमें, C है ना, 2 पाई न्यू C था, 2 ओमेगा C आता है, बिल्कुल सही है। XC इज इक्वल टू हो जाएगा 1/ओमेगा, और ओमेगा का मान हो जाता है 2 पाई न्यू,
और ये हो जाएगा c, तो ये हो जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई 3.14 मल्टीप्लाई न्यू का वैल्यू हमको दे रखा है 60, तो 60 मल्टीप्लाई सी का वैल्यू दे रखा है 60 मल्टीप्लाई 10⁻⁻6। ठीक है, फिर से उठा करके इस वैल्यू को रख दीजिएगा, तो 110 डिवाइडेड बाई पूरा ये वैल्यू रख दीजिए, 2 मल्टीप्लाई 3.14 मल्टीप्लाई 60 36 हंड्रेड्स मल्टीप्लाई 10⁻⁻6 सॉल्व कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ये छोटा सा क्वेश्चन आसानी से आप जो है हल करके आंसर ला सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके स्टूडेंट, तो एक काम करते हैं, बाकी क्वेश्चन जो है, और क्योंकि क्लासेस बड़े हो जाएंगे तो हम एक काम करते हैं, बाकी क्वेश्चंस और LCR को नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच एंड बेस्ट ऑफ लक।